एपिसोड में मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको टैक्स से जुड़ी जो भी आपकी उलझने हैं वो सुलझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने सवाल हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी भी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी। और साथ ही सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो काफ़ी ढेर सारे तरीके हैं सवाल पूछने के अपने। तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन क्वेरीज के आपके मन में जो भी उलझने चल रही हैं उसको सुलझाने की हम कोशिश करें। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ही खास है, क्योंकि अक्सर हम अपने परिवार की सेहत के लिए, उनके हेल्थ के लिए काफ़ी सारे मेजर्स लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, काफ़ी सारे खर्चे भी करते हैं, कुछ बीच बीच में हेल्थ चेकअप भी करवाते रहते हैं अपने परिवार के लिए और अपने लिए भी इस तरीके के हम स्टेप्स लेते रहते हैं। लेकिन ये जो हम कदम उठा रहे हैं उस पर तो खर्चे भी काफ़ी सारे होते हैं। तो वहाँ पर आपकी मदद करने के लिए सरकार आपकी बचत करने के लिए काफ़ी सारे टैक्स प्लानिंग के तरीके भी हमें दिए हुए हैं, जिसके ज़रिए कि हम जो खर्चे कर रहे हैं उसके सामने हम डिडक्शन का फ़ायदा ले सकें। टैक्स प्लानिंग में और बजट में हमारी उससे मदद हो सकती है। तो काफ़ी सारे तरीके हैं, उसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। आपकी सेहत के लिए आप काफ़ी सारे कदम उठाते होंगे, तो किस तरीके से ठीक तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि आपके बचत भी हो और आपकी टैक्स प्लानिंग भी प्रॉपरली हो सके, इसमें आज हम आपकी मदद करेंगे। और इसमें हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सीए, टैक्स एक्सपर्ट, फाउंडर एंड सीईओ taxspanner.com के सुधीर कौशिक। सुधीर जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम आज बात करेंगे कि जो भी हम मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, उसके ज़रिए किस तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये होगा, जो सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसका उठाया जाता है वो है एटीडी। इस सेक्शन के बारे में पहले कुछ बताइए कि टैक्स पेयर के लिए क्या नियम है, कितना डिडक्शन इस पे मिलता है अगर वो अपने अपने परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पर प्रीमियम दे रहा है तो। थैंक यू पूजा फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद। ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जब हम पे करते हैं तो उसको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है जो भी टैक्स पेयर है कि वो सेल्फ, स्पाउस अपने लिए या अपने पार्टनर यानी कि जिसके साथ अपनी पत्नी या अपने पति के लिए, या फिर अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर बच्चे काम करते हैं, पैसा कमाते हैं तो उनका प्रीमियम नहीं माना जाएगा, और पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। तो पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, मान लो पेरेंट्स की पेंशन आ रही है तब भी अपने पेरेंट्स का वो इंश्योरेंस या मेडिकल एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं एटीडी में। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार बच्चों का करा देते हैं इंश्योरेंस और वो डिपेंडेंट होते नहीं हैं, या वो पेरेंट्स का नहीं कराते हैं क्योंकि उनको लगता है पेरेंट्स की अपनी पेंशन या कोई इनकम है। तो लॉ में ये है कि सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अब पेरेंट्स के लिए ये जो लिमिट है वो अलग से है, और जो फैमिली है में सेल्फ, स्पाउस और हमारे जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनके लिए 25,000 तक की लिमिट है। वी कैन मेक द, ये जो प्रीमियम है ये पे कर सकते हैं। पे करना बहुत जरूरी है और इसे कैश में पे नहीं करना। अगर हम कैश पे करते हैं तो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो अलाउड नहीं है लॉ में। ठीक है। हाँ, अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए 5,000 रुपए तक का है तो वो आप फिर भी कैश पे कर सकते हैं, बट आजकल डिजिटल दुनिया हो चुकी है और कहीं भी क्यूआर कोड कर सकते हैं, तो अवॉइड करें। ठीक है। और अगर पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उसकी लिमिट ओवर एंड अबव दिस 25,000 है, ये ध्यान रखना है। और वो 25,000 अलग से है अगर आपके पेरेंट्स 60 ईयर्स से कम है। अगर मेरे पेरेंट्स 60 ईयर्स से ज्यादा हैं तो ये लिमिट 25,000 से 50,000 हो जाती है। अब ये 50,000 और 25,000 मिलाकर के कुल 75,000 हुआ। लेकिन इसमें एक और है कि अगर पेरेंट्स जो हैं और जो खुद है सेल्फ है वो भी 60 ईयर्स में है, सपोज करो मैं 60 ईयर्स हूं और मेरे पेरेंट्स भी 60 ईयर्स से अब होंगे ऑफ कोर्स, तो क्या होगा कि ये लिमिट 50 + 50 हो जाएगी। तो 1 लाख तक जा सकते हैं अगर दोनों ही सीनियर सिटीजन है, सेल्फ भी और स्पाउस भी, और सॉरी पेरेंट्स भी। अब लेकिन कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस मिलता ही नहीं है ओल्ड एज में।
जैसे अगर आप जाओगे तो बहुत महंगा है, या वो अवेलेबल नहीं है जी, 75 साल है, 70 साल है, या कोई डिसीज है। ऐसे में सरकार ने जो एक अच्छा कदम उठाया कि अप टू 50,000 फॉर ए सीनियर सिटीजन, नॉट बिलो। 60 साल से नीचे वालों के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है। लेकिन अगर आप 60 साल से अबव हैं या आपके पेरेंट्स, तो आप इंश्योरेंस नहीं करा रहे हैं, प्रीमियम नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने एक्चुअल एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन में अलग से 50,000 तक। ओके। अगर हम पेरेंट्स का भी करा रहे हैं, वो भी 60, तो अप टू 1 लाख। ठीक है। तो लेकिन ये 60 साल से नीचे वालों के लिए नहीं है, एक तो क्लियर। तो दूसरा, अगर मेरी कंपनी कोई मेडिकल इंश्योरेंस मुझे देती है, तो वो एटीडी में क्लेम नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी सैलरी से या तो डिडक्ट करें तो प्रीमियम आपका माना जाएगा। अदरवाइज कंपनी दे, कभी कभी ऐसा लोग मान लेते हैं मेरे तो कंपनी दे रही है, तो वो एटीडी में डाल देते हैं। रॉन्ग। वो भी गलती है। हाँ, वो नहीं करना है। कंपनी ने सबको एक ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस दिया है, और उसका प्रीमियम कंपनी पे कर रही है, वो अपने एक्सपेंस में क्लेम करेगी, आप नहीं। जी, अब तक तो यही समझा जाता था कि एम्प्लॉयज जो फैसिलिटी हमें दे रहे हैं उसका भी फायदा हम ले सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी आपसे कुछ ले रही है, पैसा जितना आपसे ले रही है, डिडक्ट कर रही है सैलरी में से, वो आप दिखा सकते हो, क्योंकि वो आपकी इनकम में से गया है। राइट। जो नहीं गया है वो आपका डिडक्शन कैसे लोगे? इनकम में से मिलती है डिडक्शन। बिल्कुल, तो ये एक क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई। चलिए, थोड़ी देर पहले आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेक के बारे में भी बात कर रहे थे, और उसका भी फायदा सेक्शन 80D में मिल सकता है। ये किस तरीके से मिलता है, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताइए सुधीर जी। इसको हम एक अपनी जो टैक्स की भाषा में सब लिमिट कहते हैं। सब लिमिट का मतलब है कि जो 25,000 की लिमिट है, या जो 50,000 की पेरेंट्स की लिमिट है, उसके अंदर ही है ये 5,000। अगर मैंने 5,000 यहाँ खर्च कर दिए तो मेरे 20,000 वहां है। इट्स अ सब लिमिट। ऐसा नहीं कि 25,000 के ऊपर 5,000 है। सब लिमिट है। और इसको जैसे कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, या जान है तो जहान है, ऐसी हमारे यहाँ कुछ सेइंग्स हैं, और बिल्कुल सही है। प्रिवेंटिव का मतलब यह है कि पहले ही आप जान के ऊपर जो हमला होने वाला है, जो बीमारी आने वाली है, या कोई और परेशानी आ सकती है, उसको पहले से ही जान लें। अगर मैं रेगुलरली प्रिवेंटिव हेल्थ पूरी फैमिली का कराऊंगा, तो बहुत हद तक चांसेस है कि कोई गंभीर बीमारी को मैं पहले से ही पकड़ सकता हूँ और उसका इलाज करा सकता हूँ, अगर होनी भी है तो। नहीं तो बड़ा इलाज का खर्चा होगा, जो कि शायद मेडिकल इंश्योरेंस से भी कवर ना हो पाए। तो इसलिए इसको यूज करना ज्यादा चाहिए। बिल्कुल, तो ये एक तरीका है जिसके जरिए आप 80D का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप हेल्थ चेकअप भी करते हैं, क्योंकि उस पर भी हमारे काफ़ी खर्चे होते हैं, तो उसका भी फायदा आप इस सेक्शन के जरिए उठा सकते हैं। अब आते कुछ और भी सेक्शन की। 80D के अलावा भी सरकार काफ़ी सारे एवेन्यूज हमें दे रही है टैक्स प्लानिंग के लिए, बचत के लिए। ऐसा ही एक सेक्शन है 80U और 80DD, जो कि डिफरेंटली एबल्ड को टैक्स सपोर्ट के लिए ये एक सेक्शन बनाया गया है। सुधीर जी, इसके बारे में कुछ बताइए। 80U और 80DD के नियम क्या कहते हैं, और किस तरीके से डिडक्शन का फायदा यहाँ पर लिया जा सकता है? आपने कहा 80DD और 80U जी। तो पहले तो हम ये जो डिफरेंटली एबल्ड है और ये जो दो सेक्शन है, इसको ऐसे समझ लें कि एक तो मैं सेल्फ की बात कर रहा हूँ। जब मैं 80 सेल्फ की बात कर रहा हूँ तो 80U में कर रहा हूँ। अच्छा। और जब मैं अपने डिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि मेरे स्पाउस हो सकते हैं, मेरे ब्रदर सिबलिंग्स वगैरह हो सकते हैं, और एक और चीज होती है जहां पर जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं, तो जो डिपेंडेंट हैं उनके जो, अगर उनको कोई डिफरेंटली हम एबल कहते हैं या डिसेबिलिटी है किसी तरह की, तो जैसे कि जो परेशानी है, ब्लाइंडनेस है, या कोई और इस तरह की जो होती है ना, कि वो अपने आप में पूरी तरह से चल नहीं पा रहे हैं, कुछ इस तरह के एक सर्टिफिकेट भी मिलते हैं इसके लिए डिपार्टमेंट को। अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उन डिफरेंटली एबल्ड के लिए ये जरूरी है कि वो डिपेंडेंट हो। ठीक है। अब इसमें जो आपकी डिसेबिलिटी है वो कम से कम 40% अगर है, तो ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आप, अपनी फैमिली के लिए भी और अपने लिए भी। अपने लिए क्लेम करनी है तो 80U में जाना है आपको। और इसमें क्या है एक और, कि मैं इलाज के लिए पैसा खर्च करूं या उसकी मेंटेनेंस पे, सिर्फ दोनों के लिए ही मुझे डिडक्शन मिल सकती है। ये इसमें 80DD, जो डी फॉर डेली, डी फॉर डेली, और फिर 80U, ये दोनों में क्या है, मेंटेनेंस प्लस इलाज। अगर मेरी कोई इस तरह की, जैसे एड्स भी आजकल इसमें आती है, कैंसर आती है, ये सब वो दे आर नॉट एबल, है ना, तो उनको काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके साथ साथ इसमें लिमिट कैसे होती है, तो 40% की अगर मेरे पास से कम की डिसेबिलिटी है, तो ये डिडक्शन मैं क्लेम
नहीं कर सकता हूँ, और ये सर्टिफिकेट देगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां से ये सर्टिफिकेट मिलते हैं डॉक्टर से कि हाँ कितनी डिसेबिलिटी है। इसी के साथ साथ जैसे अभी हमें मिलती है, इसमें न्यूरो वाले भी केसेस आ जाते हैं डिसेबिलिटी में, सबसे ज्यादा बल्कि वही होते हैं जिनको ब्रेन वगैरह की हो गई है, वो कहते हैं ना कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे इस तरह की जब बीमारी में एक लिमिट है 40% से ज्यादा अगर मुझे डिसेबिलिटी है, तो मेरी जो डिडक्शन है वो 75,000 है, 75,000। ओके। ठीक है, और अगर ये मेरी जो डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है, तो मुझे ये 1,25,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ अपने डिपेंडेंट्स के लिए। अच्छा, हाँ, ठीक है। लेकिन 80% से 40% के बीच में, यानी कि 79% तक की डिसेबिलिटी, और ये सर्टिफिकेट मिलते हैं कि कितना वो काम कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये 80DD और 80U के लिए, दोनों के लिए सेम कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। एक जगह उसका डिपेंडेंट है, एक जगह वो खुद टैक्स पेयर है। बिल्कुल, तो ये ATU और ATW एक और कंडीशन है, ये NRI को अवेलेबल नहीं है ये डिडक्शन। 80D की तो अवेलेबल है, NRI कर सकता है अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस पेमेंट, लेकिन इस तरह के खर्चे जो 80DD में हैं, मेंटेनेंस के या इलाज के, तो ये अलाउड नहीं है, ना ही 80DD-B में मिलते हैं। NRI को ये एलिजिबिलिटी नहीं है। राइट। तो ATU और ATDD के फायदे क्या हैं, ये हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। ATU जो है वो सेल्फ के लिए होता है, और ATDD में आपके जो परिवार वाले हैं उनके लिए आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं। उस पर आप जो खर्चा कर रहे हैं, जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, ATDD के तहत आप उसके ज़रिए डिडक्शन अपना क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक और सेक्शन है ATDD-B सेक्शन। ये जो सेक्शन है इसमें कुछ और भी स्पेसिफाइड डिसीजेज हैं इस सेक्शन के अंडर में, जिसके कि मेडिकल ट्रीटमेंट में आप जो खर्चा कर रहे हैं उसके सामने, उसके एवज में आप इस डिडक्शन का फ़ायदा ले सकते हैं। तो सुधीर जी, इसके बारे में कुछ बताइए। ये ATDD-B जो है, इसमें कितना डिडक्शन मिलता है और किस किस तरीके की बीमारी है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे जो ज्यादातर है वो न्यूमरोलॉजी, जैसे जो होता है न्यूरो वाली जो प्रॉब्लम है, जो दिमाग से हमारे किसी तरह से रिलेटेड है, या एड्स की है, इस तरह की जो कैंसर की भी है, ये इसमें आती है। और एक स्पेसिफाइड डिसीज की लिस्ट है। ज्यादा अच्छा है कि वो लिस्ट को हम अपने दर्शकों को पूरा दिखा पाएं, बता पाएं, या फिर वो रेफर करें, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं उनको ठीक से बताने में कहीं कोई गलती ना कर दूं। तो उन टर्म्स को हम ठीक से देख लें, क्या आप उसमें आते हैं स्पेसिफाइड डिसीज में। अगर आप आते हैं तो यहाँ ये समझ लें कि 80DD जो अभी हमने पहले सेक्शन देखा, D फॉर दिल्ली, D फॉर दिल्ली, दोनों उसमें क्या था, मेंटेनेंस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए पैसा आप क्लेम कर सकते हो जो खर्चा आपने किया है, और उसकी लिमिट थी 75,000 और 1,25,000। यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर डिसीज के इलाज के लिए, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए नहीं है 80DD-B में। ठीक है, और ये भी NRI क्लेम नहीं कर सकते, आप रेजिडेंट होंगे तभी मिलेगी ये डिडक्शन। ओके, और ठीक है। इसमें जो लिमिट है वो ऐसा नहीं है कि बीमारी का लेवल है कि 40% है, 80% है। 80DD-B की कंडीशन उससे रिलेटेड नहीं है, सिर्फ बीमार हैं आप, आपकी फैमिली में कोई डिपेंडेंट आपका, तो क्या करेंगे, या आप खुद हैं, तो आपको मिलेगी जो 60 से कम के हैं उनको 40,000 की मिलेगी, और जो 60 से अबव हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको मिलेगी तो उनको मिलेगी 1,00,000। तो 40,000 और 1,00,000 तक की डिडक्शन मिलती है। 60 साल से कम को मिलेगी 40,000, और 60 साल से ज्यादा को मिलेगी 1,00,000। ये इसमें फर्क है, और मेंटेनेंस नहीं मिलेगा इस सेक्शन में, ATDD-B में। बिल्कुल। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए हम मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ पर जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, अगर हम कोई खर्चा भी कर रहे हैं तो अपने हेल्थ के ऊपर, तो उसका भी फ़ायदा देखिए यहाँ पर लिया जा सकता है। सरकार ने काफ़ी सारी यहाँ पर हमें सुविधाएं दी हैं, उसके ज़रिए हम ये फ़ायदा ले सकते हैं। ज़्यादातर अमूमन जो यूज़ किया जाता है वो है ATD, लेकिन देखिए ATD के अलावा भी काफ़ी सारे सेक्शन हैं जिसमें कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सभी सरकार ने जो डिडक्शन दिए उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। 2.25 लाख तक के तो आपके पेरेंट्स के, मतलब लगभग 3 लाख तक के आपके पेरेंट्स के, अगर 60 से अबव हैं, 50,000 के आपको उसमें मिल जाएगी ATD में, इलाज के लिए खर्चा है। फिर आपको इसमें जो आपका ATDD है, इसमें 1,25,000 तक की है अगर आपने एक्चुअल एक्सपेंस किए उनके मेंटेनेंस पे, और फिर इसमें 1,00,000 तक की है जो ATDD-B है।
तो ऐसा नहीं है, तो इतना आपको दे तो रही है सरकार, अब इसको समझना और इसको सिस्टम को फॉलो करना थोड़ी सी एफर्ट तो है, क्योंकि लोगों को सर्टिफिकेट ला के देना होता है, नहीं तो इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर डिपार्टमेंट में खुद क्लेम करना होता है, ये कंपनी डिडक्शन नहीं देती है, ये भी ध्यान रखना है। एटीडी की तो कंपनी दे देती है, सर्टिफिकेट वगैरह कंपनी नहीं लेती है अगर आप जॉब करते हैं तो। जी बिल्कुल, काफ़ी सारे तरीके हैं जिसमें के ज़रिए हम अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हुए कुछ मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़े सवाल, हेल्थ प्रीमियम से जुड़े सवाल। अगर इससे जुड़े आपके भी कुछ क्वेरीज हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ अनआंसर्ड रह गई हैं, अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इस बीच कुछ दर्शकों के सवाल भी हमें मिले हैं, एक एक करके वो शामिल कर लेते हैं। नासिक महाराष्ट्र से भास्कर फेगड़े जी का सवाल हमें आया है, और इनका सवाल ये है कि ये रिटायर्ड हैं, पिछले काफ़ी 1986 से ये टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि 2016 में ये रिटायर हो चुके हैं, तो कब तक के डॉक्यूमेंट्स, जो भी आईटीआर फॉर्म इनके पास है, कब तक के डॉक्यूमेंट्स उनको अपने पास रखने होंगे? अच्छी बात है कि ये इतने सालों से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्योंकि अब सरकार उनको छोड़ नहीं रही है जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। और लेट फीस तो मैंडेटरी हो गई है, 5,000 तो देना ही पड़ेगा। अब आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा और आपने नहीं फाइल की है, टैक्स भले ही ना हो, तो लेट फीस तो दोगे ना भाई। और 1,000 तो बिल्कुल ही मिनिमम है अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है। खैर, तो अच्छी बात है कि रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब ये 1986 से रिटर्न फाइल कर रहे हैं या और उसके आसपास, शायद आपने यही बताया। तो अभी रिटर्न के जो डॉक्यूमेंट हैं, एक तो डिपार्टमेंट के पोर्टल पे भी अगर आप जाओगे तो वहां पर हमें 2012-13 के बाद से 13 से अवेलेबल हैं। इतना देखभाल करने की जरूरत थोड़ी सी स्लाइटली कम हो रही है, क्योंकि सरकार के पास खुद से इतना डाटा आ गया चारों तरफ से कि वो आपको बता रहे हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में क्या किया है, ये क्या किया है, वो क्या किया है। तो आने वाले समय में ये आपसे थोड़ा सा इस तरह का कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के पास पहले से ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, तभी वो नोटिस भेजेंगे या वो आपको कहते हैं। लेकिन एज ऑफ टुडे जो लॉ कहता है, जो कानून है, उसमें 2 प्रावधान हैं। एक 50 लाख से कम इनकम, और इनकम का मतलब एस्केप्ड इनकम होता है कि जिस पर टैक्स लगने से रह गया। अगर मैंने डिक्लेयर कर दी, रिटर्न फाइल कर दी, जो मेरी इनकम थी, ठीक है, तो अब उसमें कोई इनकम ऐसी सरकार ने पकड़ ली कि मेरे को डिक्लेयर करनी थी। सपोज करो मेरा फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट था, वहां 10,000 या कुछ पाउंड वगैरह थे मेरे, जो अब मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, मैं गलती से यहाँ बताना भूल गया, तो एस्केप्ड इनकम है। बाकी मैंने यहाँ की सारी इनकम बता दी है। या मेरी कोई म्यूचुअल फंड से डिविडेंड आ रहे थे बट मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं पहले फाइल नहीं करता था। कुछ चीजें रह जाती हैं, कुछ लोग खुद फाइल करते हैं और कुछ लोग एआईएस को मैच नहीं करा, किसी भी वजह से रह गई, उसको बोलते हैं एस्केप्ड इनकम। ठीक है, जिसपे टैक्स लगने से या डिक्लेयर करने से रह गया है। अगर वो इनकम 50 लाख से कम है तो आपको 3 साल रखने होते हैं जो आईटीआर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो इनकम टैक्स ऑफिस है वो आपको नोटिस नहीं भेज सकता है, ये कानून है। तो ज्यादातर लोगों की एस्केप्ड इनकम 50 लाख से कम होगी, वो इसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी एस्केप्ड इनकम 50 लाख से ज्यादा निकल गई, और वो निकल गई का मतलब है ऑफिसर को पहले बताना पड़ेगा कि मेरे पास एविडेंस है कि इस पर्सन की 50 लाख से ज्यादा या 50 लाख से कम इनकम डिक्लेयर नहीं की है, इसने एस्केप्ड हुई है, इसकी है इनकम 1 करोड़ की और इसने 70 लाख बताया, तो 30 लाख इसकी ऐसी है जो मैं इस पर टैक्स लगाना चाहता हूँ, ये उसको बताना पड़ता है, तब वो नोटिस भेजता है। तो ऐसे में 50 लाख से कम वालों के लिए 3 साल है। और ये 3 साल कैसे होते हैं? जब मेरा असेसमेंट ईयर खत्म होता है। तो आज मैं अगर बात करूं मेरे पास कितने साल के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो मेरे पास 2018-19 फाइनेंशियल ईयर की जो मेरी रिटर्न है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उससे पुराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अगर मेरा 2018-19 है तो मेरा असेसमेंट ईयर हो गया 2019-20, ठीक है। और वहां से 3 साल 2023, तो 31 मार्च 2023 तक मुझे वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का नोटिस भेज सकते हैं। और अगर मेरी एस्केप्ड इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो वो मुझे 2012-13 का भी नोटिस भेज सकते हैं अभी। अच्छा, बिल्कुल, तो ये राय आपके लिए महेश जी। इसके अलावा विनोद जी का भी हमें एक माफ कीजिएगा भास्कर जी, आपको ये राय दे दी गई है। इसके अलावा विनोद जी का भी हमें एक सवाल आया है, और इनका कहना है कि अगर कोई रिटायर्ड व्यक्ति अपने अमेरिकी नागरिक बन गए बेटे के साथ अमेरिका में सालों से रहते हुए भारत से मिलने वाली 1 लाख से ज्यादा की मासिक पेंशन आदि की इनकम पर किस कैटेगरी में टैक्स देगा? विनोद जी को आप क्या सजेस्ट करेंगे? सुधीर जी। 1 लाख से ज्यादा मासिक मतलब मंथली मंथली पेंशन जी 12 लाख हो गई है बेसिकली।
है ना? क्योंकि अगर मैं अगर मंथ ईयरली है तो फिर तो टैक्सेबल के नीचे हो जाएगी, तो शायद फाइल ना करें। लेकिन अगर 1 लाख मंथली है तो इनको रिटर्न फाइल करनी है, और रिटर्न फाइल करनी है एज एनआरआई, क्योंकि ये बाहर रहते हैं बहुत सालों से। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इंडिया में इनको 180-82 दिन नहीं हुए होंगे, और अगर इनकी 15 लाख से ज्यादा इनकम है तो इनको 182 से भी कम दिन होते हैं, अभी 160 दिन। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि एनआरआई की जो स्टेटस है वो इनका एनआरआई है, तो उसके हिसाब से फाइल करना है। दूसरा, इनको जो आपका सवाल था कि जो पेंशन है, पेंशन इज ए पार्ट ऑफ सैलरी इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। वो कहीं से भी मिल रही है पेंशन आपको, चाहे वो इंडिया से मिल रही है चाहे आपको बाहर से मिल रही है, पेंशन यहाँ पर सैलरी के अंडर आती है। ठीक है, वो पेंशन जो है आपको एज सैलरी आपको फाइल करनी है, उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है पेंशन में से वो क्लेम करनी है। उसके बाद आपके स्लैब्स होते हैं, और अगर आपने कोई सेविंग की है, डिडक्शन लेने चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो सैलरी में करनी है, और रेजिडेंशियल स्टेटस एनआरआई रखना है। ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई है। एक और सवाल हमें आया है, ये हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ा एक सवाल है। इन्होंने 35 लाख का फ्लैट खरीदा था फरवरी में पिछले साल, बैंक लोन भी लिया था उसके सामने, और अब ये 1,33,000 का प्रिंसिपल पे कर चुके हैं, प्लस इंटरेस्ट भी 1,70,000 का इंटरेस्ट भी पे कर चुके हैं FY22 में। अब ये जानना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयर ने सेक्शन 80EE के तहत जो फर्स्ट टाइम परचेज हाउस या फ्लैट पर इनको डिडक्शन मिलना चाहिए 1.5 लाख का, वो इनके एम्प्लॉयर की तरफ से डिडक्ट नहीं हुआ है, उसका बेनिफिट इनको नहीं मिला है। अगर मैं ये सवाल सही पढ़ रही हूँ तो थोड़ा क्लैरिटी आपसे लेना चाहेंगे कि ये सेक्शन 80EE ये क्या है, इसका फ़ायदा ये कैसे ले सकते हैं, और इस केस में कितना डिडक्शन इनको यहाँ पर मिल सकता है, सुधीर जी? एक तो ये जो डिडक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं 80E, जिसकी जो होम लोन के लिए एक एडिशनल डिडक्शन है ओवर एंड अबाउट सेक्शन 24 के है ये। जो सेक्शन 24 है, जो आमतौर पर लोग अपना क्लेम करते रहते हैं, उसमें जो आपका कोई सेकंड हाउस है या थर्ड हाउस है तो भी मिलती है डिडक्शन। लेकिन ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ फर्स्ट टाइम हाउस, अगर मैंने पहले कभी भी घर खरीदा है तो ये डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगी पहली बार। ये मैं 80E में जा नहीं सकता हूँ। दूसरी बात, अच्छा, अगर मेरे और अगर दूसरी बात ये कि मेरी 2 लाख वाली मैंने कंज्यूम नहीं की है पहले, तो खाली है, तो भी यहाँ नहीं जा सकता हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि ओवर एंड अबव है। तो अगर मेरा पहला घर हो या दूसरा घर हो या तीसरा, पहले तो मैं 24 की तो 2 लाख लूंगा ना, ये तो एडिशनल है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि नए घर के लिए यहाँ है और पुराने घर के लिए वहां, नो। पहले भैया वहां ले लो, डिडक्शन तो डिडक्शन है। तो वो 2 लाख रुपए की, अगर हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने सेक्शन 24 में दे दी और ये इधर ढूंढ रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि मिलेगी पहले वहां। जब वहां 2 लाख भर गया आपका जो वो लिमिट है, अगर उससे ओवरफ्लो हो रहा है तो आप यहाँ क्लेम कर सकते हो। ठीक है। अब वो फर्स्ट टाइम बायर जो हाउस है, इसकी कुछ और कंडीशंस भी हैं, अगर वो डिटेल में मैं जाऊंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन वो 35 लाख तक का लोन होना चाहिए, 45 लाख से ज्यादा का घर नहीं होना चाहिए, और 31 मार्च 2022 से पहले लोन ले लिया हो आपने। पोजीशन की कंडीशन नहीं है इसमें। इसमें वो क्या कह रहा है, पोजीशन तो 24 में है ही है जो कंडीशन मांगता है, लेकिन अगर आपने 31 मार्च 2022 से पहले लोन नहीं लिया हुआ है, अब लिया है अप्रैल में, चाहे पोजीशन भी मिल गया तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी ये वाली। बिल्कुल ठीक है, तो ये आपके लिए राय आपको दे दी गई है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। ये दिल्ली से अंकित नैनवाल जी ने सवाल हमें भेजा है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर इनका सवाल है। इनके एक कलीग ने अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला, बट जो अमाउंट जा रहा है वो इनकी दोस्त की वाइफ के अकाउंट से जा रहा है, वो ये पे कर रही है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इनकी वाइफ टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकती हैं सुकन्या समृद्धि के लिए? इस पर थोड़ी आपसे क्लैरिटी लेना चाहेंगे कि क्या तरीका है, किस तरीके से सुकन्या समृद्धि अकाउंट इन्होंने खोला हुआ है, उसका टैक्स में फ़ायदा कैसे ले सकते हैं ये लोग? तो एक तो ये बेसिक, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को हम कहते हैं भाई ये उसका जो इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है वो ये है कि आपकी इनकम में से डिडक्शन मिलती है, तो आपकी इनकम में से इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। अब अगर वो उसमें अपने आप को उन्होंने एज ए गार्डियन या पेरेंट सुकन्या में रखा ही नहीं है वाइफ ने, और वो पे कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और क्योंकि हस्बैंड ने पे नहीं की है
तो वो क्लेम क्या करेंगे। हम्म लेकिन अब एक क्लबिंग का प्रोविजन है जहां पर थोड़ा सा टेक्निकली लोग उसको क्लब करते हैं कि इसकी इनकम या इसकी इन्वेस्टमेंट मेरी मानी जाएगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है ना। पर हम्म वो उलझन में ना जाए, क्योंकि आजकल डिपार्टमेंट क्या है, सारा डाटा फेच कर रहा है, तो कल को आप देखोगे इन्वेस्टमेंट का भी करेगा। एक अननेसेसरी का क्लैरिफिकेशन रहेगा। बेटर है कि जीवन सुकन्या में अपना नाम एज ए गार्डियन या पेरेंट्स, अपना ज्वाइंट भी तो हो सकते हैं ना, कोई भी हम्म गार्डियन कर सकता है, या अगर हम्म वाइफ को ही देनी है तो वही गार्डियन बन जाए, हस्बैंड ना रहे। हम्म ठीक है, तो उसको ऑलराइट इसको ना लें, क्योंकि फिर आपको ऑफिसर को ये समझाने जाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया आपने। हम्म और वो क्लबिंग में मिल सकती है, बट वो ग्रे एरिया है जहां पर हाँ चांसेस करेक्ट डिम हो जाते हैं। तो उन चीजों को, रिस्क को बचाने का सीधा सा तरीका है कि भाई आप पे करें अपनी इनकम में से, और आप एज ए गार्डियन भी रजिस्टर हो। बिल्कुल। तो सुधीर जी, इस केस में फायदा फिर किसको मिल रहा है, इनकी वाइफ को मिलेगा या उनके हस्बैंड को मिलेगा? तो उनके हस्बैंड को, या अभी तो मेरी राय में तो दोनों को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर से वो गार्डियन नहीं है और हस्बैंड ने अपनी हाँ इनकम में से दी नहीं। अच्छा अच्छा, तो किसी को ही फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, पर हाँ, ऑलराइट वो होता है ना, पहले हम क्लेम कर लें, कोई तो जैसे हाँ हस्बैंड क्लेम कर लें, और अगर इनकम टैक्स से ऑफिस से आता है तो फाइट करना होता है कि किस सरकमस्टांसेस में वाइफ ने पे किया, एंड बिकॉज उनकी इनकम, अगर मेरे इनकम में क्लब हो सकती है, बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि हायर के पास होती है ये जो हाँ इनकम क्लब होती है, तो अगर तो फिर मुझे डिडक्शन का भी बेनिफिट दिया जाए। ऐसे कुछ केस लॉज हैं जहां पर अच्छा बारीकी से जांच की जाती है कि ये सरकमस्टांसेस थे, और ये इनकम की तरह तरह इन्वेस्टमेंट भी क्लब की जाए। ऑलराइट, तो अंकित जी, ये सलाह आपके लिए दे दी गई है। तो चलिए, समय की थोड़ी कमी है, फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन उम्मीद है आज के जो डिस्कशन हुआ था उससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। एटीडी के अलावा भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिसके ज़रिए आप अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ एक्सपेंडिचर के बारे में हमने बात की, जिसमें 5,000 तक का अगर अमाउंट है तो उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं सीनियर सिटीजन को लेकर। और डिफरेंटली एबल्ड डिपेंडेंट्स जो हैं उनको भी आप कैसे, उनके सामने, उनके लिए भी आप कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके के हेल्थ बेनिफिट आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। और अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। चलिए, फिलहाल टैक्स मंत्रा के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।